हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है पीएम हायर क्लासेस इन फिजिक्स में। आज हम आप लोगों को क्लास 12th में फिजिक्स में आगे के वीडियो में आपको आज हम वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो कि अक्सर ही पेपर में पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिशन्स में भी पूछे जाते हैं, प्लस जो आपका मेन बोर्ड एग्जाम होता है उसमें भी पूछा जाता है। तो अगर आपने हमारे पिछले लेक्चर को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जा सकते हैं और वहां से आप पिछला लेक्चर भी देख सकते हैं। और अगर पसंद आता है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोज की जानकारी आपको मिल सके और आपको कोई परेशानी ना हो और आप उस वीडियो को अच्छी तरह से जान सके, देख सके। और अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है यदि आप लोगों को तो आप लोग उसको प्लीज हमारे चैनल में जाएं और कमेंट में जाकर ये बताएं कि आपको क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, क्या चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, तो हम आपके उन प्रॉब्लम को सोल्यूशन करने की सोचेंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम चलते हैं। मैंने जैसा कि आप लोगों को पिछले वीडियो में विद्युत, इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड ये सारी चीजों के बारे में बताया था, ठीक है। तो कूलाम का नियम भी बताया था, क्योंकि कूलाम का नियम इंपॉर्टेंट है तो आप पिछले वीडियो में जाकर उससे देख सकते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट उसमें चलते हैं। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज इसको आप कंप्लीट देखिएगा। कहीं भी प्रॉब्लम होती है तो प्लीज आप उसको कमेंट करके बताइएगा। तो हम चलते हैं अब विद्युत क्षेत्र। अब बात आती है कि विद्युत जो है क्षेत्र है क्या। उस दिन मैंने आपको क्षेत्र बताया था, आज हम क्या बात कर रहे हैं, विद्युत क्षेत्र की, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र होता क्या है, तो आप क्या बोलोगे, ऐसा क्षेत्र जहां तक विद्युत का अनुभव किया जा सकता है वह विद्युत क्षेत्र कहलाता है। मान लो यहाँ पे हमने करंट लगाया, ठीक है, और इस करंट का एक निश्चित सीमा तक ही ये करंट फैलेगा, उससे बाहर तो नहीं होगा, एक निश्चित सीमा होगी इसकी करंट की। तो जिस सीमा तक इसका करंट फैला हुआ है वो उसका क्या, इसका क्या कहला जाएगा, विद्युत क्षेत्र कहला जाएगा। तो आप क्या बोलोगे, ऐसा क्षेत्र जहां तक विद्युत का अनुभव किया जा सकता है या ऐसी सीमा जहां तक विद्युत का अनुभव किया जाता है वह क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। और या आप दूसरा परिभाषा भी बोल सकते हो कि यदि किसी स्थान पर स्थित आवेशित कण पर बल लगता है तो उस स्थान को हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। मान लो कैसे, हमने यहां पर एक कोई आवेश रखा, ठीक है, और यदि इस आवेश पर, इस आवेशित कण पर क्या हो रहा है, फोर्स लग रहा है, बल लग रहा है, तो जिस स्थान पर बल लग रहा है उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। ऐसा भी बोल सकते हैं, ऐसा क्षेत्र जहां तक क्या होता है, विद्युत का अनुभव किया जाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। तो चलो देखते हैं विद्युत क्षेत्र है क्या, पहले उसकी डेफिनेशन बता देते हैं। ऐसा क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र जहां जहां तक, ये आप जहां तक में आप क्या लिख सकते हो, जिस सीमा तक, दोनों चीज बता सकते हो, जिस सीमा तक विद्युत का अनुभव किया जाता है, जिस सीमा तक विद्युत का अनुभव किया जाता है वो क्या कहलाता है, वह विद्युत क्षेत्र कहलाता है। वह स्थान क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ऐसा क्षेत्र जिस, जहां तक या जिस सीमा तक विद्युत का अनुभव किया जाता है, ठीक है, जहां तक क्या किया जाता है, विद्युत का अनुभव किया जाता है, वह स्थान क्या कहलाता है, उसका विद्युत क्षेत्र कहलाता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो आपने अक्सर देखा होगा सड़क के किनारों पर क्या होता है, बिजली की लाइनें गुजरती हैं, बिजली की लाइनें गुजरती हैं। तो आपने देखा होगा अगर हाई वोल्टेज वायर है उस पर तो उसकी डिस्टेंस ज्यादा रखी जाती है, उसकी जो हाइट होती है वो ज्यादा रखी जाती है, लेकिन जो कम वोल्टेज की होती हैं, लो वोल्टेज की वायर्स होती हैं, उनकी हाइट जो होती है वो निम्न रखी जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि करंट का एक फील्ड होता है, वो उस सीमा तक क्या करता है, उसको आकर्षित कर लेता है। तो मान लो अगर कोई वायर है, वो अगर आपने अक्सर देखा होगा कि लोगों को करंट कैसे लगता है, यदि आपने देखा हो कि कई जगह ऐसा होता है कि बरसात के दिनों में अपने आप करंट आ जाता है, वो ऐसा क्यों होता है ये भी आपको जानना चाहिए। तो एक्चुअल में क्या होता है, उसका क्षेत्र बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाता है, देखो बारिश हुई
तो बारिश की वजह से क्या हो गया, करंट की तीव्रता बढ़ गई, ठीक है, और आप भी गीले हो गए, ठीक है, उस वजह से करंट अपनी ओर उसको खींच लेता है। अब देखो विद्युत क्षेत्र में होता क्या है, ये तो आपको समझ में आना चाहिए कि ऐसा क्षेत्र जहां तक विद्युत का अनुभव किया जाता है वह स्थान क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। आप और दूसरी परिभाषा लिखना चाहे तो उसमें बोल सकते हैं किसी स्थान पर स्थित, देखो मैंने क्या किया था, यहाँ पर एक आवेश ले लिया था, क्यों लिया था ना, और यहाँ पे हमने क्या कहा कि ये यदि बल का अनुभव करता है, तो जिस स्थान पर यह बल का अनुभव करता है उस स्थान को हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। आप दोनों परिभाषा लिख सकते हैं, अगर जो भी आपको सरल लगे, सही लगे, सही तो दोनों ही है, मतलब सरल लगे, जो आपको समझने में आसान हो उसको आप लिख सकते हो। दूसरी परिभाषा आप क्या लिख सकते हो, यदि किसी स्थान पर स्थित आवेशित कण पर जितने बल का अनुभव किया जाता है या जिस स्थान तक उसके बल का अनुभव किया जाता है उसे हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं, उस स्थान को हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। देखो क्या लिखोगे, अथवा दूसरी भी हम डेफिनेशन लिखवा दे रहे हैं आपको, ठीक है। यदि किसी स्थान पर उपस्थित आवेशित या स्थित आवेशित कण पर स्थित आवेशित कण पर स्थित आवेशित कण पर बल लगता है तो उस स्थान को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। उस स्थान को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। अब हो गया विद्युत क्षेत्र। अब हम आते हैं, आई थिंक आप लोगों को समझ में आया हो तो प्लीज इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच शेयर भी करें, ठीक है। ये हो गया हमारा विद्युत क्षेत्र, ठीक है। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, नेक्स्ट हमारा क्या आता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसको कहोगे, यदि आप विद्युत क्षेत्र में उपस्थित हैं तो उस पर जितना फोर्स अप्लाई हो रहा है विद्युत का वो उसकी तीव्रता कहला जाएगी, ठीक है। जैसे हमने बोला कि यहाँ पे मान लो क्यू आवेश रखा है, ठीक है, ये इसका विद्युत क्षेत्र, तो यहाँ पे बल तो या फोर्स हमारा लग ही रहा है, चारों साइड से फोर्स लगेगा इस पे, ठीक है, तो इस पर जितना फोर्स लगेगा, ठीक है, वो उसका क्या कहला जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहला जाएगी। यानी आप क्या बोल सकते हो डेफिनेशन में, किसी भी, मान लो ये विद्युत क्षेत्र है हमारा, ठीक है, ये क्या है हमारा विद्युत क्षेत्र है, तो किसी भी विद्युत क्षेत्र के अंदर रखा गया एकांक धनावेश, हम इसको क्या बोल दिए, मान लो एकांक धनावेश या एकांक परीक्षण आवेश, ठीक है, रखा गया एकांक धनावेश या परीक्षण आवेश, तो विद्युत क्षेत्र के अंदर रखा गया एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है उसे हम उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, ठीक है। क्या बोलोगे, किसी भी विद्युत क्षेत्र के अंदर, ये हमारा विद्युत क्षेत्र है, मान लो यहाँ पे हमने आवेश रखा, क्यों, तो किसी भी विद्युत क्षेत्र के अंदर रखा गया आवेश एकांक परीक्षण आवेश या एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है उसे हम उस बिंदु की विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहते हैं। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। क्या लिखोगे, विद्युत क्षेत्र के अंदर, बहुत सरल है कहते हैं, ठीक है, समझो, ये हमने रखा यहाँ पे एकांक आवेश, क्यों, या एकांक धनावेश या परीक्षण आवेश, तो ये जितने बल का अनुभव करेगा, यानी विद्युत क्षेत्र के अंदर रखा गया एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है उसे हम उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब देख लेते हैं, इसे हम क्या करते हैं, कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित किया जाता है, इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है।
अब जो इसका SI मात्रक होता है वो क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम होता है। ये भी आपको याद रखना है, ये कंपटीशन में पूछा जा सकता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक क्या होता है, तो आपको याद रखना है न्यूटन प्रति कूलाम होता है। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम होता है। न्यूटन प्रति कूलाम होता है। ठीक है, ये अब इसका डेरिवेशन भी थोड़ा सा देख लेते हैं। अब मान लो, हम मान के चलते हैं यहाँ पर क्या रखा है, कोई आवेश हमारा Q रखा गया है। ठीक है, विद्युत, ये हमारा क्या है यहाँ पर, ये मान लो विद्युत क्षेत्र है और इसमें क्या हो रहा है, F बल लग रहा है। कौन सा बल लग रहा है, F बल लग रहा है। ठीक है, तो अब क्या लिखोगे, यदि किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर, यदि देखो क्या होगा, यदि किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर एकांक धनावेश Q स्थित है, एकांक या परीक्षण आवेश भी लिख सकते हो, सॉरी, एकांक धनावेश Q स्थित है और उस पर F बल आरोपित होता है, तो F बल आरोपित होता है, तो क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेशन जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, हम पहले बता चुके हैं कि आरोपित होता है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ध्यान दीजिए, हमने पहले ही बताया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किससे रिप्रेजेंट होगी, E से होगी, तो E इक्वल्स टू, अब देखो कहता क्या है, विद्युत क्षेत्र के अंदर रखा गया एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, E बराबर F अपान Q। ठीक है, क्या हो जाएगा, F अपान Q, ये न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन, क्योंकि इसका मात्रक तो यही है SI, ये होता है। अच्छा, ठीक है, मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आया होगा, और यदि कुछ समझ में नहीं आया है तो प्लीज कमेंट में बताएं कि आप लोगों को क्या समझ में नहीं आया है। देखो कुछ ज्यादा नहीं करना है, यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि हमारा क्या रखा गया है, एकांक धनावेश Q रखा गया है, बल क्या लग रहा है, F लग रहा है। तो विद्युत क्षेत्र के अंदर जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है कि विद्युत क्षेत्र के अंदर रखा गया एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है, यानी F अपॉन Q, यही क्या कहलाएगी, इसकी तीव्रता कहला जाएगी। ठीक है, और मान लो इसी बिंदु पर तीव्रता पूछ लिया कि इस कितनी आएगी, तो आप देखो न्यूटन के नियम से जानते हो कि F बराबर क्या होता है, यदि आगे करना चाहो आखिर ऐसा होता है, हालांकि ऐसा पूछा नहीं जाता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको आप ज्यादा से ज्यादा देखिए, समझिए, और जो समझ में नहीं आता है तो आप उसको मुझसे कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट तो आप लोगों ने ले ही लिया होगा, तो चलिए चलते हैं अब वैद्युत द्विध्रुव की ओर। अब है वैद्युत द्विध्रुव, द्विध्रुव। तो सबसे पहले तो यही आता है कि वैद्युत द्विध्रुव है क्या। ठीक है, सबसे पहले हमारा क्या आता है कि ये जो वैद्युत द्विध्रुव है क्या। ठीक है, तो देखिए, जब दो बराबर किंतु विजातीय आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होता है तो उसे हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, जब दो बराबर किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो उसे हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, कैसे, मान लो यहां पर एक आवेश है Q और एक आवेश है -Q। ठीक है, ये एक दूसरे से अल्प दूरी हम कितना मान सकते हैं, मान लो 2L, नॉर्मली मान के चलते हैं। यदि ये ऐसे स्थित है तो इसको हम क्या कहेंगे, वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे। ये जो निकाय है
वो क्या कहला जाएगा, वैद्युत द्विध्रुव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आवेश बराबर हैं, लेकिन क्या है, सजातीय आवेश का मतलब होता है समान आवेश, ठीक है। जैसे पॉजिटिव चार्ज ये हो गया सजातीय। अब विजातीय चार्ज क्या हो गया, विजातीय आवेश क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। तो यहाँ क्या कहता है, दो बराबर आवेश है किंतु विजातीय है, एक प्लस है एक माइनस है। तो जब दो बराबर किंतु विपरीत आवेश या विजातीय आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होता है तो इसे हम इस निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। डेफिनेशन लिख लीजिए। वैद्युत द्विध्रुव बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको बता दूं यहां से एक क्वेश्चन 5 नंबर का बोर्ड में पूछा जाता है क्लास 12th में, ठीक है। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, जब दो समान किंतु जब दो बराबर किंतु जब दो बराबर किंतु सॉरी, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, जब दो बराबर किंतु विजातीय आवेश, जब दो बराबर किंतु विजातीय आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हूं तो इस प्रकार के निकाय को द्विध्रुव कहा जाता है, द्विध्रुव कहा जाता, ठीक है। जब दो बराबर किंतु विपरीत आवेश या विजातीय आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो तो इसे वैद्युत द्विध्रुव निकाय कहा जाता है। इस निकाय को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहा जाता है, ठीक है। अब वैद्युत द्विध्रुव अघूर्ण क्या होता है, ठीक है, तो ये भी जान लो, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव अघूर्ण, ठीक है। याद रखना इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पी से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। और P बराबर क्या होता है, Q इंटू 2L, या P बराबर 2 इंटू QL। ये क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव अघूर्ण कहलाता है, ठीक है। इसका यूज कहीं नहीं है, केवल क्या है, ये हमको वहां पे इफेक्ट डालेगा, ठीक है। हमको तीव्रता निकालनी होगी तो हमको इस चीज का यूज करना पड़ेगा। तो वैद्युत द्विध्रुव अघूर्ण क्या होता है, नॉर्मली आप बोलो क्या कह सकते हो, आवेश हो गया, ये लंबाई हो गया, इनका जो दोगुना होता है वो वैद्युत द्विध्रुव अघूर्ण कहलाता है, हालांकि ये होता नहीं है, ठीक है। अब वैद्युत द्विध्रुव अघूर्ण क्या होता है, इसे P से रिप्रेजेंट किया जाता है Q इंटू 2L, यानी एक आवेश और बीच की दूरी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव अघूर्ण कहते हैं। क्या लिख सकते हो आप, अगर पूछ लिया कि वैद्युत द्विध्रुव अघूर्ण है क्या, तो आवेश का, या आप ऐसे लिख सकते, वैद्युत द्विध्रुव में आवेश और बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव अघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव अघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित किया जाता है, P बराबर Q इंटू
2l, ये होता है इसका डेरिवेशन। ठीक है, क्या लिख सकते हो, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है क्या, तो इसे p से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो वैद्युत द्विध्रुव में आवेश और उनके बीच की दूरी यानी 2l के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे p से प्रदर्शित किया जाता है, तो p बराबर क्या हो गया, q इंटू 2l। अब मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया है तो प्लीज इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, और ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके और मैं आपको और अच्छे लेक्चर प्रोवाइड करा सकूं। अब देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मोस्ट, कभी ऐसा नहीं हुआ है कि ये 2 क्वेश्चनों में एक क्वेश्चन ना पूछा जाए, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। चलते हैं आगे, स्क्रीनशॉट तो आपने ले ही लिया होगा, इतना तो हम आपको समझदार मानते हैं। ठीक है, तो अब आता है वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो हमने सब बता दिया, इसमें जो जो रिप्रेजेंट हो रहा था, जो आएगा, सब कुछ मैंने पीछे बता दिया है। तो अब चलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो याद रखो, वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 2 प्रकार से निकाली जा सकती है। एक अक्षीय स्थिति, एक क्या होती है, अक्षीय स्थिति। ठीक है, अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव लिख देते हैं पूरा, अक्षीय स्थिति, और दूसरा क्या होता है, निरक्षीय स्थिति। एक है अक्षीय स्थिति और एक है निरक्षीय स्थिति। ठीक है, तो क्या मतलब आपको क्या क्वेश्चन पूछता है, ये याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ऐसा कभी नहीं हुआ कि इन 2 क्वेश्चनों में एक क्वेश्चन ना पूछा जाए। मैं आपको गारंटी के साथ ये चीज लिख के दे दूंगी कि 5 नंबर के क्वेश्चन में, इन 2 क्वेश्चनों में एक क्वेश्चन बोर्ड पेपर में हमेशा आता है। आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा लीजिए और सभी पेपर को उठा के देखेंगे तो ये दोनों क्वेश्चन में एक क्वेश्चन 5 नंबर का, 5 मार्क्स का हमेशा आता है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आता है, वैद्युत द्विध्रुव अक्षीय स्थिति, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या आता है, सुन लीजिए। क्वेश्चन आता है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आप लोग नोट कर सकते हैं, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। चलते हैं हम। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, वैद्युत द्विध्रुव के कारण, ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम चलते हैं अच्छी स्थिति में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, ये ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि अक्षीय स्थिति क्या है, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति है क्या। ठीक है, तो पहले आपको क्या करना है, अक्षीय स्थिति की डिफिनीशन देना है। एक्चुअल में जो ये अक्षीय स्थिति है, इसकी डिफिनीशन क्या है। ठीक है, यानी वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति। ठीक है, लिख सकते हो यहाँ, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति है क्या। तो देखो, जब क्या होता है, मान लो हम ले लिए ए बिंदु, बी बिंदु। ठीक है, क्या क्या ले लिए, एक बिंदु ले लिए ए और एक ले लिए बी। एक रुको, थोड़ा और इधर से बनाते हैं। क्या किए, एक बिंदु हम ले लिए ए, ठीक है, और एक बिंदु ले लिए हम बी। ठीक है, ये अभी वैद्युत द्विध्रुव हम बता रहे हैं आपको। एक में हमने कहा प्लस क्यू आवेश और एक में क्या स्थित है, माइनस क्यू आवेश स्थित है। अब इनके बीच आपको पहले ही दूरी हमने बताया क्या होती है, 2l होती है। ये है मान लो इसका सेंटर पॉइंट ओ। ठीक है, और इनके बीच की जो टोटल डिस्टेंस है, दूरी है, वो कितनी है, 2l है। ठीक है, और अब क्या होता है कि मान लो मूल बिंदु ओ से, ठीक है, आर दूरी, मान लो यहां तक क्या हो गई, ये आर दूरी,
यहाँ पर इसी अक्ष में, अब ये यही आपको समझना, अच्छी स्थिति का मतलब है क्या। तो वैद्युत द्विध्रुव अक्ष पर ही स्थित किसी बिंदु को हम क्या कहेंगे, अच्छी स्थिति। मतलब अच्छी का मतलब क्या होता है, ये जो अक्ष है, अगर इसी अक्ष पर वह बिंदु स्थित है तो उसको हम क्या कह देते हैं, अच्छी स्थिति कह देते हैं। मान लो यहाँ पे क्या है, कोई बिंदु हमारा पी स्थिति है। अब इस पर हमको क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है, इस पर हमको क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी ई निकालनी है। ठीक है, यही तो है। अब देखो, पहले आप लिख लो अच्छी स्थिति होती क्या है। तो अब देखो अच्छी स्थिति क्या है, जिस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, यदि वह वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर ही स्थित हो, यदि वह वैद्युत द्विध्रुव अक्ष पर ही स्थित हो तो हम उसे अच्छी स्थिति कहते हैं। समझ गए। जिस डिफिनेशन लिख लो पहले, जिस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, यदि वह वैद्युत द्विध्रुव अक्ष पर ही स्थित हो, वैद्युत द्विध्रुव अक्ष पर ही स्थित हो तो उसे अच्छी स्थिति कहते हैं। तो उसे वैद्युत द्विध्रुव की, वैद्युत द्विध्रुव की क्या कहते हैं, अच्छी स्थिति कहते हैं। अब देखिए, आपको शायद परिभाषा समझ में आ गई होगी, यदि नहीं आई है तो एक बार और समझ लीजिए। जिस बिंदु पर, ठीक है, हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, यदि वह वैद्युत द्विध्रुव अक्ष पर ही स्थित हो तो उसे हम वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति कहते हैं। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे का भी देख लेते हैं प्रोग्राम क्या है। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे एक चीज और समझ लो आप। जैसे अब आप देखो यहाँ पे ये 2l दूरी है, ये सेंटर पॉइंट। तो अगर इनको हम, इसका मतलब ये हो गया कि इन जो दूरी है इन दोनों के बराबर, दोनों के बीच बराबर बटी हुई है, यानी यल दूरी इसकी है, यल दूरी इसकी भी है। इतनी दूरी क्या है, यल है, और इतनी दूरी यल है, तब तो है 2l दूरी। अब चलते हैं हम इसके व्यंजक की ओर। ठीक है, तो पहले क्या लिखोगे, माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है। समझ लेना, माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसमें क्रमशः प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश स्थित है। मूल बिंदु O है, इनके बीच की दूरी 2l है। बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। समझ लेना, ठीक है, और ये लिखना जरूरी है। माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है, जिस पर क्रमशः प्लस क्यू आवेश व माइनस क्यू आवेश स्थित है, माइनस क्यू आवेश स्थित है। ये एक दूसरे से 2l दूरी पर स्थित है, ये है ना 2l दूरी पर स्थित, ये एक दूसरे से 2l दूरी पर स्थित है। इनका मूल बिंदु O है, इनका मूल बिंदु O है। O से R दूरी पर कोई बिंदु क्या स्थित है, P स्थित है, कोई बिंदु P स्थित है जिस पर हमें
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ठीक है, अगर आप ऐसे रिप्रेजेंटेशन दोगे तो आपका एक नंबर भी माइनस नहीं होगा। समझ लो क्या लिखा है हमने, कुछ नहीं, आपको ये चित्र बनाना है और इसी के उसमें लिखना है, माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसमें क्रमशः प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश स्थित है। ये एक दूसरे से 2l दूरी पर स्थित है। मूल बिंदु O है। O से r दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा आप लोग। ठीक है, तो बिंदु ए पर, अब देखो हम अलग अलग बिंदु पर देखेंगे तभी तो समझ में आएगा। तो बिंदु ए पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, बिंदु ए पर उपस्थित आवेश क्यू के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यदि क्या हो E1 है। ठीक है, तो E1 बराबर, ठीक है, अब देखो ये मुझे बताना चाहिए था लेकिन ठीक है, E1 बराबर आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, एफ ई बराबर क्या होता है एफ अपान क्यू जीरो। आपने पढ़ा था ना, ई बराबर क्या होता है एफ अपान क्यू, ऐसा ही पढ़ा था ना, पढ़ा था, क्या होता है ई बराबर होता है एफ अपान क्यू। थोड़ा सा मैं इसको आपको समझा देती हूँ कैसे यहाँ पे आप वैल्यू को आप पता करोगे। डायरेक्टली नहीं लिख रहे हैं, चाहे तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम नहीं बताएंगे आपको, यहाँ पे बता रहे हैं, साइड में इसको बता रहे हैं आपको कैसे निकलता है। तो ई बराबर क्या होता है बेटा एफ अपान क्यू, यही पढ़े थे आप। अब एफ हम यदि यहाँ कूलाम का नियम लगा दें तो एफ बराबर क्या आया था 1/4 पाई साइलेंट जीरो क्यू इंटू Q1 अपान आर स्क्वायर, यही आई थी वैल्यू। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अपान क्यू, हम ई निकाल रहे हैं तो क्यू से क्यू क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो ई बराबर क्या आ जाएगा 1/4 पाई साइलेंट जीरो क्यू अपान आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे चलते हैं। आई थिंक हमको वहां पे बता देते हैं, थोड़ा सा मिस आउट हुआ है, लास्ट में हम बताते हैं आपको क्या होगा। तो बिंदु ए पर उपस्थित आवेश क्यू के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई साइलेंट जीरो, ठीक है, क्यू अपान, अब देखो यहाँ पे एक ज्ञात कर रहे हैं ना, तो ए पी का स्क्वायर बीच की दूरी का होता है, तो क्या हो जाएगा ए पी का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम निकाल लेते हैं एपी क्या आएगा, तो एपी बराबर, अब देखो एपी क्या आएगा, देखो जब हमको एपी निकालना है तो हमको इतनी दूरी ज्ञात करनी है। अब ध्यान दो हमको यहां से यहां तक की दूरी दी गई, यानी हमको क्या दिया गया है ओपी दिया गया है, समझना। तो यदि हम ओपी में ओ ए घटा दे, ओपी में क्या करें ओ ए घटा दे तो हमारा एपी तो निकल ही आएगा ना। ठीक है, तो क्या करेंगे एपी मतलब ओपी माइनस ओ ए, ओपी माइनस ओ ए हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ओपी हमारा कितना है आर, तो आर माइनस ओ ए कितना है यल, तो आर माइनस यल, तो एपी हमारा कितना आ जाएगा आर माइनस यल। हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो 1/4 पाई साइलेंट जीरो क्यू अपान आर माइनस यल का स्क्वायर हो जाएगा। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। E1 बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई साइलेंट जीरो क्यू अपान आर माइनस यल का स्क्वायर। आर माइनस यल कहां से आया ओपी माइनस ओ ए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसी प्रकार ओ यार चलो कोई बात नहीं, दूसरा ही बना ले। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये था, छोटा बना देते हैं ए बी, यहाँ था पी, ठीक है, ये था पी, यहाँ पे माइनस क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू, ये यहाँ पे ओ था, यहाँ से आर दूरी पर ये था, यहाँ पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी थी, यही था ना, कुछ नहीं था बाकी। इनके बीच की दूरी टोटल कितनी थी 2l थी, इसकी दूरी l, इसकी दूरी l, यही थी। अब बिंदु बी पर स्थित माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, बिंदु बी पर
उपस्थित माइनस क्यू आवेश के कारण, ठीक है, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो, यदि E2 हो, यदि E2 हो। अब देखो क्या हो जाएगा, E2 बराबर क्या आ जाएगा, 1/4πε0 Q अपान, अब किसका स्क्वायर हो जाएगा, बीपी का स्क्वायर। दूरी तो दोनों के बीच हुई ना, तो दूरी इसकी यहाँ से कितना हो जाएगी, बीपी स्क्वायर, बीपी स्क्वायर। ठीक है, अब हम बीपी देख लेते हैं कितनी होगी। तो अब ध्यान दो, बीपी बराबर क्या हो जाएगा, याद रखो, ओ पी की वैल्यू हमको पता है आर है, और बी ओ की भी हमको वैल्यू पता है कितनी है, यल है। तो यदि हम क्या करें, इस पे इसको जोड़ दें तो हमको वैल्यू मिल जाएगी। तो बीपी बराबर क्या हो जाएगा, बीपी बराबर हो जाएगा ओपी, ठीक है, या ओपी प्लस ओबी हो जाएगा, लिख दे, ओपी प्लस ओबी। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, तो बीपी बराबर हमारा क्या आ जाएगा, ओपी की वैल्यू कितनी, आर, आर प्लस, और ओबी की वैल्यू क्या है, यल, तो आर प्लस यल, यहाँ पे इसकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं। तो E2 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q अपान, अब देखो आर प्लस वैल्यू लिख देना बस, कुछ नहीं करना, स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट, इसको दे दो, इसको दे दो सेकंड। अब हम निकाल लेते हैं बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E। अतः ये दोनों वैल्यू बस हम लिखे रहने दे रहे हैं, ठीक है। जरूरत तो पड़े, अब E पर तीव्रता कितनी हो जाएगी, तो क्या करेंगे, इक्वेशन 1 व इक्वेशन 2 से E1 व E2 का मान रखने पर, अब देखिए क्या हो जाएगा, E बराबर, E1 की वैल्यू क्या थी, 1/4πε0 Q अपान R माइनस L का स्क्वायर, यही थी, और माइनस E2 की वैल्यू क्या थी, 1/4πε0 Q अपान R प्लस L का स्क्वायर। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, Q अपान 4πε0 आ जाएगा कॉमन, तो क्या हो गया, Q अपान 4πε0 आया कॉमन, अंदर क्या बचा, 1/R माइनस L का स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, 1 यानी Q अपान 4πε0 और R प्लस L का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस R माइनस L का स्क्वायर बटे R माइनस L का स्क्वायर और R प्लस L का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, सूत्र लगा देते हैं। तो देखिए सूत्र क्या लगेगा, सूत्र हमारे 3 यहाँ सूत्र लगेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, एक लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और एक लगेगा a माइनस बी ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा। ये तीनों सूत्रों का यहाँ पे प्रयोग करेंगे, पहले देख लेते हैं। तो E बराबर क्या हो जाएगा, Q अपान 4πε0, अब यहाँ देखना ए स्क्वायर यानी R का स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2RL अपॉन a माइनस बी, ए प्लस बी कर सकते हो, तो R माइनस L का स्क्वायर इंटू ये क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो आगे क्या होगा, आगे हम देखते हैं, ठीक है। तो देखो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आएगा, Q अपान 4πε0 R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL और माइनस R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर प्लस 2RL अपान R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो जो जो कटे वो काट दो, R स्क्वायर से R स्क्वायर, L स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसिल हो गया, आगे क्या बचा, ठीक है, आगे हमारा बचा Q इंटू
4l r अपॉन r स्क्वायर माइनस l का स्क्वायर होल स्क्वायर। बच्चा अब मैंने आपको बताया था वैद्युत द्विध्रुव अघूर्ण, क्या बताया था, P बराबर क्या होता है, Q इंटू 2l। ठीक है, तो यहाँ क्या है 4l, तो आप दो का मल्टीप्लाई अगर करा दो तो 2P बराबर क्या हो जाएगा, Q इंटू 4l हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं, तो अब इसकी जगह हमारा क्या आ जाएगा, इतने की जगह पे 2P आ जाएगा। ठीक है, 1/4 पाई साइलन 0 लिखना है, तो 1/4 पाई साइलन 0 और क्या आ जाएगा 2PR बटे r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब मान के चलते हैं कि जो l है वो r की अपेक्षा में बहुत छोटा है, जो l है हमारा वो r की अपेक्षा में बहुत छोटा है, यानी r बहुत बड़ा है किससे, l से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा l समथिंग बाई 0, तो क्या आ जाएगा हमारा 1/4 पाई साइलन 0 2PR, l हटा दो, r स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी r की पावर हो जाएगा 4, एक r इससे कैंसिल, 3r बच्चे हमारे पास, तो क्या आ जाएगा 1/4 पाई साइलन 0 2P अपॉन r का क्यूब। ये किसके बराबर आया, E बराबर आया। और ये क्या हुआ, इसकी इकाई क्या होती है, न्यूटन प्रति कूलम। क्या लिखोगे, यही यहाँ लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, समझ में आ रहा है तो शेयर भी कीजिएगा। आप नीचे क्या लिखोगे, यही वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव में की अच्छी स्थिति का व्यंजक है। ठीक है, और अगर आप लोगों को समझ में आया है तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, छोटों को प्यार दें, बड़ों का सम्मान करें। थैंक यू वेरी मच।